नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले बात उन 4 बड़ी खबरों की जिनको आज आप विस्तार से देखेंगे। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद की टिप्पणी को लेकर जारी संग्राम अब खूनी संघर्ष में बदलता दिख रहा है। आगरा से वाराणसी तक ऐसी ही तस्वीर नजर आई। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून विरोधी बवाल के मुद्दे पर सवालों में घिरी ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या आदेश दिया गया, इस पर बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, अप्रैल के महीने में दहक रही आग की होगी जो हरिद्वार से गुरुग्राम तक सब कुछ खाक करने पर आमदा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राणा सांगा की। राणा सांगा पर छिड़े संग्राम की आग आगरा से निकलकर वाराणसी तक पहुंच गई है। वाराणसी में करणी सेना कार्यकर्ताओं ने सपा नेता हरीश मिश्रा पर हमला कर दिया। हालांकि हमलावरों को सपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। सपा नेता हरीश मिश्रा का आरोप है कि करणी सेना के सदस्यों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। अपनी सरकार पर, कानून पर जिन्हें कोई भरोसा नहीं है, उस तरह के लोग इस तरह की गंदी हरकत और ओछी हरकत कर रहे हैं। इधर जैसे ही हरीश मिश्रा पर हमले की खबर सामने आई, सपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। थाने पर जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी अपने नेता हरीश मिश्रा को सुरक्षा देने की मांग कर रही है। आगरा के करणी सेना के प्रदर्शन में कई ऐसी तस्वीरें नजर आई जिनसे कि आप काम में निकले लोगों के लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो कई तस्वीरें विवाद बढ़ाने वाली हैं। तस्वीरें आगरा फिरोजाबाद हाईवे की है। पुलिस ने करणी सेना के कार्यकर्ताओं को रामजीलाल सुमन के आवास की ओर बढ़ने से रोका तो वहीं बैठ गए। नतीजा हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गया और ट्रैफिक रेंगता नजर आया। दर्जनों गाड़ियां जाम में फंस गईं। वहीं एक दूसरी तस्वीर में करणी सेना के कार्यकर्ता तलवार लहराते दिखे, जबकि एक कार्यकर्ता के हाथ में रामजीलाल सुमन की तस्वीर है जिस पर क्रॉस निशान है। इस तस्वीर को लेकर चर्चा तेज है। क्या कोई इस तरह से प्रदर्शन कर सकता है? इस बीच करणी सेना के प्रदर्शन से निकली ये तस्वीर चर्चा में आ गई। वीडियो में करणी सेना के कार्यकर्ता भागते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिस पर पुलिस को मामला शांत कराना पड़ा। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा को पुलिस ने तय रूट से आगे बढ़ने पर रोक लगा दी। वीएचपी कार्यकर्ता आगे जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस ने वीएचपी की शोभा यात्रा को रोका तो समर्थक नाराज हो गए। कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की, लिहाजा उन्हें वहीं रुकना पड़ा। भारी संख्या में वीएचपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। संवेदनशील इलाका होने की वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। वहीं पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था के हिसाब से जरूरी कदम उठाए गए हैं। उनको परमिशन दी गई है और उनको रूट बता दिया गया है, टाइमिंग बता दी गई है और वो कर रहे हैं अपना प्रोसेस। लैंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी था हमने कर दिया। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद 23 अप्रैल तक कुल 12 शोभा यात्रा निकालेगी। इस दौरान अलग अलग जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। वहीं हरिद्वार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और आग गोदाम में रखे चमड़े के कबाड़ में लगी थी, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। जिस जगह आग लगी वो हरिद्वार के सलेमपुर का घनी आबादी वाला इलाका था, जहां आग लगने से पूरे इलाके में धुआं फैल गया। कई लोगों को सांस लेने में परेशानी आई तो कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग को बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि काबू करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही। लेकिन सवाल यह है कि रिहायशी इलाके में ऐसी लापरवाही कैसे हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में गुरुग्राम में भयानक आग लग गई और आग पार्किंग में लगी, जहां पुराने जब्त वाहन खड़े किए गए थे। दमकल की गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कुल 15 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये वो गाड़ियां हैं जिसे आरटीओ ने जब्त किया था और ये सभी गुरुग्राम के लघु सचिवालय में पार्क की गई थी। दमकल की टीमें आई, आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक 15 गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी थी, जबकि 10 गाड़ियों को बचा लिया गया। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
और अब बात करते हैं बंगाल की मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स की तैनाती के आदेश दिए। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो अदालत आंखें मूंद नहीं सकती और अब न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सीएपीएफ की तैनाती का आदेश दिया है। हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदू को सुरक्षा देने का लिए जो गवर्नमेंट का पुलिस का ड्यूटी है वो नहीं कर रहा है, इसलिए हालत बहुत गंभीर है। बीते एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद हिंसा की आग में चल रहा है। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन बीजेपी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रही है। जो दोनों को कल मार दिया उसका बॉडी भी पुलिस रिकवर नहीं किया। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं और अब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश ने बीजेपी को मुखरता से बोलने का मौका दे दिया है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंसा की आग में सुलग रहा है और अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार चौतरफा घिरी हुई है। अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी हिंसा पर सवाल खड़े कर बंगाल सरकार की चुनौती बढ़ा दी है। Protest is welcome under democracy, but not violence. Public order cannot be disturbed, and the people's lives cannot be tampered with in the name of protest. Very strong action will be taken against the miscreants. एक तरफ राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उपद्रवियों को हिदायत दी, तो वहीं हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से काफी देर तक चर्चा की, जो एक तरह से बंगाल सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह है, क्योंकि हिंसा और आगजनी के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। एक वीडियो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी शेयर किया है, जो मुर्शिदाबाद के जलांगी वीडियो कार्यालय का बताया जा रहा है। इसमें कई उपद्रवी वीडियो कार्यालय में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने इन सभी उपद्रवियों की पहचान कर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बंगाल का मुर्शिदाबाद बीते कुछ दिनों से हिंसा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक हफ्ते में कई बार हिंसा भड़क चुकी है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। उपद्रवियों ने गाड़ी फूंक दी, सरकारी दफ्तरों को तोड़ दिया, यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं छोड़ा। वाकफ बिल के विरोध में बहुत सारी जगह पे सरकारी ऑफिस पे भांगचूर किया गया है। सिर्फ भांगचूर या वैंडलिज्म नहीं, वहाँ पे आग भी लगाया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं धुलियान डिस्ट्रिक्ट पे, वहाँ पे डाक बांग्लो ट्रैफिक गार्ड, इस पे भी तोड़फोड़ किया गया है। उपद्रवियों ने सिर्फ सरकारी बिल्डिंग को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसमें लगे सीसीटीवी भी तोड़ दिए ताकि उनकी पहचान न की जा सके। इसके अंदर जाके जो सीसीटीवी कैमरा है उनको खराब किया गया है, आग भी लगाया है और इनके जो सर्वर रूम है उसको भी पूरा नष्ट कर दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन कर नहीं सकते हैं ये सर्वर रूम अगर जलाया गया है तो। फिर शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। Who is taking law in his hands, we will deal with him very, very strongly. There is no way any kind of violence can be allowed. हालात को काबू करने के लिए बीएसएफ ने मोर्चा संभाला है ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। और अब बात लखनऊ की, जहां पर महिगवा थाना इलाके में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल हो गया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। आक्रोशित भीड़ पथराव कर रही है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी जवाब में पथराव कर रहे हैं। भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों को सीधे निशाना बनाया जा रहा है। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के हाथ पैर घायल हो गए। नतीजा, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रबर की गोलियां भी फायर की। हालांकि इसके बाद भी भीड़ पीछे नहीं हटी। काफी देर तक हंगामा और पथराव जारी रहा। तस्वीरें लखनऊ के महिगवा थाना इलाके की हैं। यहाँ ग्राम समाज की जमीन पर ग्राम प्रधान के निर्देश पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जा रही थी। इस जमीन पर बाजार भी लगता है। इस पर ग्रामीणों ने प्रतिमा लगाने का विरोध किया, लेकिन जब फैसला नहीं बदला तो विरोध प्रदर्शन पथराव तक पहुंच गया। इस मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि को हिरासत में लिया है। वहीं क्षेत्र में तनाव का माहौल है। हरियाणा के सोनीपत की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में एक छात्र एक बड़ा सूटकेस लेकर हॉस्टल पहुंचा। सूटकेस की साइज और लड़के के हाव भाव पर सिक्योरिटी गार्ड्स को शक हुआ तो उन्होंने उसे रोककर पूछताछ शुरू कर दी और बड़ा खुलासा हुआ। सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेरा तो लड़का सूटकेस कॉलेज की गैलरी में छोड़कर भाग गया। सूटकेस में हलचल देख सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब उसे खोला तो उसके अंदर एक लड़की बैठी मिली।
सूटकेस में लड़की को देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स और वहां मौजूद छात्रों के होश उड़ गए। ये घटना सोनीपत के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की है। बॉयज हॉस्टल में लड़कियों की एंट्री बैन है। बताया जा रहा कि यहाँ पढ़ने वाले एक छात्र पर आशिकी का ऐसा भूत सवार हुआ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सूटकेस में भरकर बॉयज हॉस्टल तक पहुँच गया। जब वो सूटकेस को खींच कर ला रहा था तभी एक झटका लगने पर अंदर बैठी लड़की चीख पड़ी। सूटकेस के अंदर से आ रही आवाज सुनकर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान रह गए और जब उन्होंने सूटकेस खोला तो लड़के की पोल खुली। सूटकेस में लड़की को भरकर बॉयज हॉस्टल में ले जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हैरान करने वाली घटना घटी। यहां पर एक परिवार के 4 लोग सड़क हादसे में जान गंवा बैठे, लेकिन इस हादसे से जुड़ी कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। जानकारी के मुताबिक जबलपुर के एक परिवार के जो 6 लोग थे, एक धार्मिक कार्यक्रम में बकरे और मुर्गे की प्रतीकात्मक बलि देकर लौट रहे थे। महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी में 6 लोगों के अलावा बलि का बकरा और मुर्गा भी सवार थे। पूजा के बाद गांव में देवता के सामने बकरे और मुर्गे की असल बलि चढ़नी थी, लेकिन रास्ते में एक पुल से गुजरते वक्त एसयूवी अचानक बेकाबू हो गई और रेलिंग तोड़ती हुई सूखी नदी में जाकर गिर गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस बकरे की बलि चढ़ाई जानी थी वो सुरक्षित बच गया, हालांकि मुर्गे की मौत हुई। बताया जा रहा है कि हादसे में बकरे का एक कान कटा है, लेकिन वो पूरी तरीके से सही सलामत है और इस घटना की अब सब तरफ चर्चा चल रही है। अब बात करते हैं 26/11 मुंबई हमले की। आरोपी तहव्वुर राणा से लगातार दूसरे दिन एनआईए ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए इस सवाल का जवाब चाहती है कि क्या तहव्वुर राणा का आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से कोई कनेक्शन था। दरअसल मुंबई अटैक से पहले तहव्वुर हुसैन राणा पत्नी के साथ भारत आया था और उस दौरान वो यूपी के हापुड़ गया था, जिस पर एनआईए को शक है कि उसका कनेक्शन हापुड़ से ताल्लुक रखने वाले आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से हो सकता है। ये भी जानकारी सामने आई है कि तहव्वुर हुसैन राणा हापुड़ के अलावा कोच्चि, अहमदाबाद भी गया था। ऐसे में एनआईए जानना चाहती है कि आखिर उसने इन शहरों की यात्रा क्यों की, इन शहरों में उसने किन लोगों से मुलाकात की, किन लोगों ने उसके ठहरने का इंतजाम किया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के पहले दिन तहव्वुर हुसैन राणा ने एनआईए का सहयोग नहीं किया और बीमारी का बहाना बनाकर जांच से बचने की कोशिश करता रहा। अब खबर है कि तहव्वुर राणा का सामना एक अहम गवाह से कराया जा सकता है। एनआईए ने इस गवाह का नाम बी रखा है। बताया जा रहा है कि इस बी नाम के शख्स ने 2006 में डेविड हेडली को रिसीव किया था, उसके ठहरने का इंतजाम किया था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए जल्द ही तहव्वुर राणा की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी करा सकती है। वक्फ कानून के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना में पहली बार उसके तहत कार्रवाई हुई है। यहां पर सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को प्रशासन ने गिरा दिया है। इस मदरसे पर आज नहीं तो कल बुलडोजर चलना था, लेकिन बुलडोजर चलता उससे पहले ही मदरसा संचालक ने खुद इसको गिरवा दिया। दरअसल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहे इस मदरसे की शिकायत मुस्लिम समुदाय ने ही की थी और जब इसकी पड़ताल की गई तो शिकायत सही निकली। अब्दुल रऊफ कादरी बाहरी व्यक्ति है जो यहाँ पर आज से 10 साल पहले आया था। इसने यहाँ पर आके सरकारी ज़मीन में कब्जा करके अवैध रूप से मदरसा बनाया और गरीब बच्चों के नाम पे इसने चंदा वसूली का काम चालू किया। इसके बाद एसडीएम ने मदरसा संचालक को नोटिस जारी किया। शासकीय भूमि में अवैध भवन बनाकर मदरसा संचालन के संबंध में शिकायत संज्ञान में आई, जिसके संबंध में तहसीलदार पन्ना द्वारा जांच कार्यवाही की जा रही है। लेकिन उससे पहले मदरसा संचालक ने खुद मजदूर और जेसीबी लगवाकर इसे तुड़वा दिया। देश में वक्फ कानून बनने के बाद ये पहला एक्शन है। वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है। वक्फ की संपत्ति के नाम पर गुंडे, अपराधी, समाज विरोधी काम करने वाले लोग अड्डे बन गए। मदरसा तो टूट गया, लेकिन सवाल इस मदरसे के नाम पर हुई चंदा वसूली का भी है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है इस मदरसे के नाम पर बड़े पैमाने पर चंदा वसूली की गई। अब उसकी जांच हो रही है। दिल्ली में आदर्श नगर में अज्ञात हमलावरों ने पुलिसकर्मी प्रेमपाल पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पुलिस जवान को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली की इस घटना से सनसनी मच गई। आदर्श पुलिस थाने से सिर्फ 100 मीटर दूर दिल्ली पुलिस के ही जवान पर चाकू से हमला हो गया। दिल्ली पुलिस के एसआई प्रेमपाल आजादपुर गांव में रहते हैं। प्रेमपाल ने घर के पास नशा और जुआ खेल रहे युवाओं को रोका। इस पर आक्रोशित युवाओं ने पहले पथराव किया और फिर चाकू से हमला कर दिया। घायल एसआई की हालत गंभीर है। घायल प्रेमपाल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उनको शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों को ढूंढा जा सके।
मुंबई पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़ा है जो अब तक 36 से ज्यादा चोरियों को अंजाम दे चुका है। इस चोर के चोरी करने का अंदाज जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाम संतोष सुरेश चौधरी, काम चोरी करना, पहचान स्पाइडरमैन के अंदाज में चोरी करना। जी हां, मुंबई का यह चोर स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग पर चढ़कर चोरी करता है। मुंबई के मलाड इलाके की एक बिल्डिंग में इस शातिर चोर ने पाइप से चढ़कर स्पाइडरमैन के अंदाज में चोरी की और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी में आपको एक फ्रेम नजर आ रहा है जिसमें वो ऊपर चढ़ता दिखाई दे रहा है। मलाड पुलिस ने क्षेत्र के सभी सीसीटीवी को खंगाला और सिर्फ 12 घंटे में इस चोर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चोर के पास से 36,40,000 के जेवरात बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि इस आरोपी के ऊपर 36 से ज्यादा चोरी के केस दर्ज हैं। स्पाइडरमैन के अंदाज में चोरी करने वाला ये शख्स जेल से बाहर आते ही नई चोरी कर देता है। इस बार भी वो सिर्फ एक दिन पहले ही बेल पर आया था। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के कुल्लू में सीमेंट से भरा ट्रक पुल से गुजर रहा था, तभी ट्रक के वजन से पुल गिर गया। इस हादसे के बाद आसपास के इलाकों में भयंकर जाम लग गया। 45 साल पुराना ये पुल बीचों बीच 2 हिस्से में बट गया। नीचे मलबे में ट्रक के हिस्से दिख रहे हैं। देर रात कुल्लू के मंगलौर इलाके में जब सीमेंट से भरा 10 पहियों वाला ट्रक गुजर रहा था, तभी ये कमजोर पुल धराशायी हो गया। हादसे के बाद लोगों ने ड्राइवर को नदी से निकालकर अस्पताल भेजा। उसकी जान बच गई। सुबह होते ही इलाके के लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। कुल्लू के तीर्थन और जीभी घाटी के लिए भी नेशनल हाईवे 305 पर आवाजाही होती है। वीकेंड की वजह से दोनों तरफ आने जाने वाली सैकड़ों गाड़ियाँ सड़क पर फंसी हुई हैं। सैलानी जीभी और तीर्थन घाटी में फंस गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मारे जाने वाले आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर भी शामिल है। किश्तवाड़ में भारतीय सेना को तब बड़ी कामयाबी मिली जब सुरक्षा बलों के जवानों ने हिंदुस्तान के 2 दुश्मनों को मार गिराया। सेना की ओर से 9 अप्रैल से किश्तवाड़ के छात्रू जंगल में सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शुक्रवार को एक आतंकी को मार गिराया गया था और अब 2 आतंकियों को हिंदुस्तान के सपूतों ने ढेर कर दिया। जो भी यहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की ताक से यहाँ पे आएंगे, उनको इसी तरह के अंजाम को भुगतना पड़ेगा। नंबर्स जरूरी नहीं है, जितने भी यहाँ पे होंगे उन सभी का जब तक खात्मा नहीं करेंगे तब तक ऑपरेशन जारी। बड़ी खबर यह है कि तीनों आतंकियों में से एक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी था। जैश कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराना बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सैफुल्लाह भारत में तबाही मचाने की कोशिश में था। बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से पुलिस से बचता फिर रहा था। मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में हथियार भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के नर्मदापुरम में कोर्ट ने 6 साल की मासूम से रेप के दोषी को सिर्फ 3 महीने की सुनवाई के बाद फांसी की सजा सुनाई। नए कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश में फांसी का ये पहला मामला है। वारदात 2 जनवरी की है। दोषी पाए गए अजय ने 6 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ हैवानियत की। विरोध करने पर 6 साल की मासूम का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। 6 साल की बच्ची का रेप विथ मर्डर की घटना घटी थी। उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया था। केस में पुलिस ने भी तेजी से सबूत जुटाए और महज 11 दिन में कोर्ट में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को रेप और मर्डर केस में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। माननीय न्यायालय के समक्ष 10 दिन के भीतर थाना प्रभारी द्वारा चालान प्रस्तुत किया गया एवं माननीय न्यायालय ने 90 दिन के भीतर यह फैसला सुनाया है। यानी रिकॉर्ड समय में नर्मदापुरम की अदालत ने फैसला देकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया है। सिवनी के इतिहास में कोर्ट से फांसी का ये पहला मामला है। वहीं कानपुर में एक पेंट फैक्ट्री में आग लग गई और आग इतनी विकराल थी कि 1 किलोमीटर दूर से ही आसमान का धुआं दिख रहा था। आग फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पर लगी, जहां गत्ते और पेंट की पैकिंग का सामान रखा था, जिससे आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। धुएं की लपटें देख आसपास के लोग सहम गए। लेकिन जैसे इसकी खबर मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गईं। अगर आग नीचे के फ्लोर पर पहुंच जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जब आग लगी तब बड़ी संख्या में कर्मचारी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन सबको वक्त रहते बाहर निकाल लिया। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी नहीं हुआ है। नागपुर में भी एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ वहां पर एल्युमिनियम फॉयल बनाए जाते हैं। आग की भीषण लपटें देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा इतना भयानक था कि 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे एल्युमिनियम फॉयल और पाउडर बनाने की कंपनी में ब्लास्ट हुआ।
धमाके के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते फैक्ट्री में ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। जब विस्फोट हुआ तब फैक्ट्री के अंदर 90 के करीब लोग मौजूद थे। फैक्ट्री में एल्यूमिनियम पाउडर की वजह से आग और ज्यादा भड़क गई। कई किलोमीटर दूर आग का धुआं दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की कई टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि इसको काबू पाने में कई घंटे लग गए। रात में आग लगी और सुबह अपनों की तलाश में फैक्ट्री के गेट पर भारी भीड़ लग गई, क्योंकि अभी भी 3 लोग लापता हैं और उनको ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारत और अमेरिका की फौज ने युद्धाभ्यास किया। साथ ही समुद्री इलाकों में आपदा जैसे हालात से निपटने और मानवीय मदद पहुंचाने के लिए भी अभ्यास किया। समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरों के बीच सैनिक हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए तट पर उतरे। भागकर तुरंत मोर्चा संभाला तो कुछ जवान समुद्री जहाज से उतरकर पानी में चलते हुए किनारे तक पहुंचे। इस तस्वीर में भारतीय तटरक्षक बल की एम्बुलेंस दिख रही है, तो वहीं सैनिक मरीज को स्ट्रेचर के जरिए एम्बुलेंस तक ले जाने का अभ्यास करते दिख रहे हैं। दोनों देशों के सैनिकों ने समुद्री क्षेत्र में युद्ध के हालात से निपटने का अभ्यास किया। कुछ सैनिक बंकर में छिपे हैं तो कुछ घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रिल के दौरान हेलीकॉप्टर से समुद्री जहाज पर सैनिक उतारने का भी अभ्यास किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज ऐसे समय में हो रही है जब म्यांमार में भूकंप के चलते एक बड़ी त्रासदी आई है और भारतीय सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने बढ़ चढ़कर मदद की है। एक तस्वीर में कई सैनिक पीठ पर पैराशूट बैग लेकर C-130 एयरक्राफ्ट की ओर जा रहे हैं। एक और तस्वीर में सैनिक पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड करते दिखे। मुंबई में वाटर टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एसोसिएशन का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो हड़ताल जारी रहेगी। मुंबई में लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। हालत ये है कि लोग एक बोतल पानी के लिए तरस गए हैं। हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले तो और भी परेशान हैं, लेकिन वाटर टैंकर एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि पहले उनकी मांगों पर गौर किया जाए। अब ये जो नोटिस दे रहे हैं ये बंद करो बंद करो बंद करो, हमने तो बंद नहीं किया, खुद ही बंद करवा रहे हैं। क्या जवाबदारी देगा जो 400 मेंबर है हमारे, उनको क्या जवाबदारी देगा? अभी ये इंटीमेशन हमने 8 दिन पहले गवर्नमेंट को मेल वगैरह और लेटर वगैरह भेजे थे कि हमारी ये जो समस्या है, हमको जो नोटिस मिली है उसके संदर्भ में आप इंटरवेंशन कीजिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर को मामले के हल निकालने के निर्देश दिए हैं, लेकिन हड़ताल अभी भी जारी है। ये सारा विवाद बीएमसी की कुछ शर्तों को लेकर हुआ। जाहिर है कोई भी पक्ष झुकने को राजी नहीं है। महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान शाह ने अपने भाषण में कहा कि अपने अदम्य साहस से शिवाजी ने देश को स्वराज का मंत्र दिया। औरंगजेब की कब्र पर विवाद के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे। रायगढ़ किले पहुंचकर शाह ने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। शाह ने कहा कि शिवाजी जैसे बहादुर योद्धा ने ही देश से मुगल शाही को मुक्ति दिलाई। पूरे देश को स्वराज का मंत्र देकर गया और देखते 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 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम। खास बात यह रही कि गृहमंत्री अमित शाह ने अजित पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष और रायगढ़ के सांसद सुनील तटकरे के गीताबाग निवास पर भोजन किया। इस दौरे ने रायगढ़ जिले के पालक मंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट के बीच चल रहे विवाद को और गहरा दिया है। बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने बैठक की है। गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अहम बैठक हुई। पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के डीजीपी बैठक में शामिल हुए और बीएसएफ की मदद ली जा रही है, ये बात बंगाल के डीजीपी ने कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 150 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो जिस तरीके से हालात बंगाल में बने हैं, खासतौर से मुर्शिदाबाद में, उन चीजों को लेकर अहम बैठक हुई। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, इस बैठक के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ में जो है केंद्रीय गृह सचिव ने जो बातचीत की है और उसमें जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं, मुर्शिदाबाद तो है ही, उसके अलावा भी कुछ जगहों पर हिंसा की जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उन तमाम जो जिलों को लेकर के चर्चा हुई है। और फिलहाल राज्य सरकार के अनुरोध पर जो 5 बीएसएफ की कंपनियां हैं उनको और तैनात किया गया है। हालांकि पहले से ही बीएसएफ के जो जवान थे वहां पर तैनात थे, करीबन 300 कर्मी, लेकिन उसके अलावा
अलावा 5 कंपनियों को और तैनात किया गया है और साफ तौर पर केंद्रीय गृह सचिव ने ये कहा है कि इस मामले में जो संवेदनशील जिले हैं उन पर निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि इस तरीके के हालात को काबू किया जा सके। और अगर जरूरत पड़ी तो केंद्रीय गृह सचिव ने भरोसा दिलवाया है पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को और उसके अलावा डीजीपी को कि अगर जरूरत पड़ती है तो अतिरिक्त सुरक्षा बल केंद्र की तरफ से वहां पर भेजा जाएगा, लेकिन हालात को नियंत्रण किए जाए क्योंकि हालात कई इलाकों में काफी संवेदनशील है और ये एक चिंता का विषय है। धन्यवाद अंकित आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में बंगाल के डीजीपी ने कहा है कि हम बीएसएफ की मदद ले रहे हैं। अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने वहां पर जो केंद्रीय बल है उनके तैनाती का भी आदेश दिया है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है, हाई लेवल बैठक की है। गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव के साथ ये बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी बैठक हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।